अब मान लो एक गरीब किसान है जिसने खेती के लिए फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर एक ट्रैक्टर खरीदा। वो अपने लोन का बड़ा हिस्सा तो चुका लेता है, पर किसी वजह से कुछ किश्तें बाकी रह जाती है। उनके घर लोन रिकवरी एजेंट्स पहुंच जाते हैं और उनका ट्रैक्टर जब्त करने लगते हैं। उसी किसान की बेटी उनको रोकने के लिए उस ट्रैक्टर के सामने खड़ी हो जाती है। ये कहानी फिल्मी लगती है, पर ये फैक्ट्स पर आधारित है। जनहित में जारी के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। जो आपने कहानी अभी देखी वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। 2022 में हजारीबाग के एक किसान ने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। वो लोन की 44 इंस्टॉलमेंट्स में से 38 इंस्टॉलमेंट्स उसने चुका दी थी, पर कोविड के कारण वो 6 किश्तें चुका नहीं पाया। अब फिर क्या, वही कहानी फिर एक बार। रिकवरी एजेंट्स खूंखार, लोन कंपनी से लेके छूट, चले करने ट्रैक्टर की लूट। और यहाँ पर भी किसान की बेटी मोनिका वो ट्रैक्टर के सामने खड़ी हो गई। रिकवरी एजेंट्स ने इस बात की कोई परवाह नहीं की और मोनिका को कुचलकर मार दिया। और ये और दुखद इसलिए है क्योंकि मोनिका प्रेग्नेंट थी। जो कंपनी से इन्होंने लोन लिया था वो महिंद्रा फाइनेंस थी। और इस घटना के बाद आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस को रिकवरी एजेंट्स आउटसोर्स करने से मना कर दिया। पर क्या ये जस्टिस है? आज़ादी के 78 ईयर्स होने के बाद भी हम ऐसी खबरें रोज पढ़ते हैं, पर क्या कोई पढ़ रहा है? क्या कोई देख रहा है? मुल्क का मोल लगाने वाले तुम्हारी कीमत कौड़ियों में हाँकते हैं। कीमत एक आम जिंदगी की, सरकार की नज़र में एक वोट और कंपनियों की नज़र में चंद नोट, बस। ये घटना किसी भी तरह से आइसोलेटेड नहीं है, ये घटनाएं आम हैं। चलिए एक और किस्सा देखते हैं। 2023 भोपाल, भूपेंद्र जी ने अपने फैमिली के साथ एक आखिरी सेल्फी पोस्ट की और उसके बाद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। अपने 4 पेज के सुसाइड नोट में उन्होंने बताया कि वो एक लोन ऐप के चक्कर में फंस गए थे। रिकवरी एजेंट्स ने महीनों तक उन्हें परेशान किया। रिकवरी एजेंट्स की आखिरी धमकी ये थी कि अगर उन्होंने लोन नहीं चुकाया तो उन्हें नंगा करके उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जाएगी। आंध्र प्रदेश की प्रत्युषा ने 20,000 के लोन की सारी किश्तें भर दी, पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होने के कारण वो लोन कभी खत्म ही नहीं हो पाया। रिकवरी एजेंट्स ने उनके फोटो मॉर्फ करके वायरल करने की धमकी दी, साथ ही उनके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस करके उनके जान पहचान वाले लोगों को तस्वीरें भेजने की धमकी दी। प्रत्युषा अब हमारे बीच में नहीं है। आत्महत्या करने से पहले प्रत्युषा ने एक वीडियो में ये सारी बातें बताई और अपने पति और अपने माँ बाप को भेज दिया। मौत के बाद भी लोन ऐप वाले उसके परिवार को फ़ोन करके परेशान कर रहे थे, जिंदगी के साथ भी मौत के बाद भी। सोचिए आपके कोई परिवार वाले को जो टेक्नोलॉजिकली इतना savvy नहीं है, कोई लोन लेने के लिए मना लेता है, और जब तक वो पूरी तरह समझ पाते हैं उनके साथ क्या हुआ है, रिकवरी एजेंट्स अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। बर्धमान की रेखा मलिक भी इन दलालों के दबाव को नहीं झेल पाई। उनके ऊपर करीब 1,25,000 का कर्जा था। 2023 उस बुजुर्ग किसान पति पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। 2020 हैदराबाद, सुनील जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लॉकडाउन में अपनी जॉब खोने के बाद वो एक लोन ऐप के चक्कर में पड़ जाता है। वो एक इंस्टेंट लोन ले लेता है, एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लोन लेता है। और जब ये 3 फाइनेंस लोन ऐप्स ने उसे पब्लिकली बदनाम करना शुरू कर दिया तो उसने भी अपनी जान ले ली। कौन है ये कंपनीज और किसकी निगरानी में ये इतनी मनमानी कर रहे हैं? क्या हमारे पास इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है? अभी तक हमारे देश में कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग लाइसेंस देने की खुली छूट नहीं है, इसीलिए कॉर्पोरेट्स डायरेक्ट बैंक नहीं खोल सकते। इसके कई कारण हैं। उनमें से एक कि अगर एक कॉर्पोरेट एक बड़ा बैंक चलाए तो वो अपनी कंपनी को फेवर कर सकता है। वो अपने बिजनेसेस को इजी लोन दे सकते हैं और दूसरों को इग्नोर कर सकते हैं। वैसे तो सरकार भी किसी कंपनीज को फेवर करती है, पर वो बात फिर कभी।
इसके ऊपर बैंकिंग एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है जहां पब्लिक का पैसा हैंडल करना पड़ता है। अगर ये कॉर्पोरेट्स को दिया जाए तो किसी स्कैम या नेग्लिजेंस के चलते पब्लिक का पैसा डूब सकता है। और अगर बड़े कॉर्पोरेट बैंकिंग लाइसेंस ले तो इसमें मोनोपोली का खतरा है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे उनका कंट्रोल ज्यादा होने की वजह से एक आम आदमी को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। तो इस वजह से कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग से दूर रखा जाता है, पर वो एक दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं बैंकिंग में घुसने का, और उस रास्ते का नाम है NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जिन पे बैंकिंग के रेगुलेशंस नहीं लगते। ये कंपनीज अपनी USP बताती है कि वो बहुत कम कागजात के साथ बहुत तुरंत आपको लोन दे सकती है। मतलब एक सेल्फी और पैन कार्ड भेजा और आपको तुरंत लोन मिल गया। RBI का अपना डेटा ये कहता है कि जो पर्सनल लोन्स 50,000 से कम होते हैं उनमें 84% लोन्स NBFCs के थ्रू जाता है। लोकल सर्किल का सर्वे हमें ये बताता है कि जो लोग लोन ले रहे हैं उसमें से 60% लोगों के साथ किसी तरीके का साइबर फ्रॉड और डेटा मिसयूज हो रहा है। ये संख्या पिछले साल 54% से बढ़कर 61% हो गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का अपना डेटा ये बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में 24 लाख साइबर फ्रॉड के केसेस रजिस्टर हुए हैं और इन फ्रॉड्स का टोटल अमाउंट 4,200 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा लोन से जुड़े बैंक फ्रॉड के अमाउंट पिछले साल 3 गुना से बढ़ गए हैं। NBFCs के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, रिकवरी विंडो बहुत छोटा होता है और रिकवरी के नाम पे कोई भी गुंडागर्दी ये कर सकते हैं, और इन पे रेगुलेशंस तो गोदी मीडिया से भी कम, एकदम ना के बराबर। तो आप सोच रहे हैं इनको कोई रोकता क्यों नहीं? क्या सरकार और RBI को इसके बारे में पता नहीं है? आप खुद ही सुन सकते हैं RBI के गवर्नर इस पर क्या कह रहे हैं। गवर्नर सर, in your para 22 where you speak about unsecured retail loans and coming down, just I'm reading, recent data suggests that there is some moderation in these advances. We are closely monitoring incoming data and to ascertain if further measures are necessary. Can you clarify if further measures are necessary? That's like vital to both consumers as well as to banks. Sir, I think I would like to only reiterate what is stated there. We are closely watching the incoming data, and any measures, if necessary, will be basis the reading of the data. I don't think that you should read more than that in that. RBI सब कुछ कर तो सकता है, पर कुछ करता नहीं है, सिर्फ लोगों को बोलता है सतर्क रहिए। देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? आप रेगुलेटर है ना, तो आप रेगुलेट कीजिए। आप लोगों को सतर्क रहने क्यों बोल रहे हैं? आप बंद कर सकते हैं, आप एक कैप लगा सकते हैं इंटरेस्ट रेट पे। रेगुलेटर रेगुलेट नहीं करेगा, सिर्फ डिस्क्लेमर देगा, और इसका नतीजा मोनिका, भूपेंद्र, सुनील, प्रत्यूषा, रेखा। उसी लोकल सर्किल की रिपोर्ट से पता चलता है कि 45% लोगों ने 25% के ऊपर का इंटरेस्ट रेट दिया है, 15% लोगों ने 25 से 50% का इंटरेस्ट रेट दिया है, और 10% लोगों ने 100% का इंटरेस्ट रेट दिया है, बल्कि 20% लोगों ने 100 से 200% का इंटरेस्ट रेट भी दिया है। इतना तो मदर इंडिया के लाला ने भी बिरजू की माँ से नहीं वसूला होगा। आज़ादी के 78 साल बाद कैप्टन रसेल लौटे हैं 3 गुना लगान लेने के लिए, और इस बार आप क्रिकेट खेल के बाहर भी नहीं निकल सकते। NABARD की रिपोर्ट ये बता रही है कि जो इस तरह के लोन ले रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट कैप नहीं होने की वजह से इस लोन के दलदल में फंसते ही चले जा रहे हैं। यहाँ किसी के पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है और बहुत लोगों के पास ज़रूरत का भी नहीं, पर सुन कौन रहा है? थॉमस फ्रैंको, जो ऑल इंडिया बैंकिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी थे, वो बहुत साल SBI से भी जुड़े रहे। हमने उनसे बात की। थॉमस फ्रैंको हमें याद दिलाते हैं कि मनुस्मृति के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कास्ट सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, कि ब्राह्मण के लिए कम और शूद्र के लिए बहुत ज़्यादा। You are making $500,000 and you are only going to pay me 30? You're getting 30 grand? I'm getting 1,000. You guys are getting paid? कि जिसको लोन की ज़रूरत सबसे कम है उसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम है, और जिसको लोन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है उसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है। मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो ऐप्स है, इनमें कई ऐप्स ऐसे हैं जिनको चाइनीज सिंडिकेट्स और गैंग्स चलाते हैं।
ये लोन ऐप सिर्फ आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं दे रहे हैं, ये फ़ोन के अंदर घुसकर आपका डेटा भी चुरा रहे हैं। पर ये चाइनीज़ ऐप्स पे पूरी तरह हर जगह चुप्पी। चलो मैं खुश हूँ, मैं चाइना का नाम तो ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरी स्पीच सरकार की स्पीच से थोड़ी ज़्यादा फ्री है। बात तो सही है। अब इसमें दो चीज़ है, या तो स्मार्टफोन्स में इतनी सिक्योरिटी नहीं है, या तो हम और आप जैसे लोग इतने स्मार्ट नहीं हैं कि सेटिंग में घुस के अपना डेटा खुद प्रोटेक्ट कर पाएं। साइबर क्राइम एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि हम इस तरह का साइबर क्राइम और फ्रॉड, इन चीज़ों से जूझने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, और इस तरह के ऐप्स हमारी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मोटी बात यह है कि ऐसे कंपनीज एक आम इंसान को जो दुविधा में है उसको लोन का झांसा देके ठग रही है। अब थोड़ा रुकते हैं और समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते क्या है और इनका काम क्या है। प्राइवेट कंपनीज का मेन गोल होता है प्रॉफिट बनाना। अगर किसी जगह पैसा नहीं आने वाला है तो वो वहाँ ब्रांचेस नहीं खोलते। पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का काम सिर्फ मुनाफा नहीं है, उनका काम है आपको बैंकिंग का एक्सेस देना। क्या बात है भाई साहब, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? कैन आई हेल्प? आधे घंटे बाद आइएगा, लंच टाइम चल रहा है। हर एक आदमी तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाना, चाहे वो कोई गांव हो या जंगल। इसीलिए कहीं हम गांव में भी जाए तो आपको कुछ नहीं तो कुछ एक SBI का बैंक दिख जाएगा। और ये बैंक्स टैक्स पेयर के पैसों पे चलते हैं, तो इनका काम सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, इनका काम लोगों का भरोसा कमाना है। आज हो ये गया है कि लोग सरकार को तो भगवान मानने लग गए, पर सरकारी सुविधाओं को अभिशाप। इस वजह से कभी रेवड़ी, मुफ्तखोरी, फ्रीबी कहकर गरीबों को गाली दी जाती है, पर सरकार को नहीं। और सरकार भी अपने सारे काम प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप रही है, और साथ में अपनी जनता भी। Now, Finance Minister Nirmala Sitharaman called out on NBFCs to significantly scale up their role in the financial system. Speaking at an NBFC conclave, Sitharaman said that the NBFCs are no longer shadow banks but systemically significant entities. Listen to what she had to say. You should aim to reach at least 50% of the total volume disbursed by scheduled commercial banks. Not a big number, considering in the last 4 years, you've doubled. 24 became 48. As India moves forward, NBFCs will have a key role, no doubt, in meeting the credit needs of the future. RBI is watchful of every aspect of, the overall financial sector, especially in the banking sector. We are agile, we are watchful, as and when if and when some further measures are required, they will be taken. Nothing more than that at this stage. इस सरकार को देखकर OLX का टैगलाइन याद आता है, यहाँ सब कुछ बिकता है। मुल्क को मार्केट बनाना है ताकि मुनाफा कमाया जा सके। अगर आपको जानना है कि सरकारी बैंकों की क्या ड्यूटी है तो आप ये मेरा पॉडकास्ट थॉमस फ्रैंको के साथ देख सकते हैं, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है। और धीरे धीरे सरकार जो रिमोट एरियाज में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ब्रांचेस थी वो बंद कर रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे तो शायद आपको कोई कर्मचारी मिल जाए जो आपसे ज़्यादा दुखी हो और वो अपना दुखड़ा आपको सुनाए। और बैंक ब्रांच को रिप्लेस करने के लिए आपको दिया जाता है किसी का मोबाइल नंबर है या कोई ऐप। और प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया का जितना भी ढिंडोरा पीटे, सच बात यह है कि आज भी इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारा 50% पे है। और ये जो ऐप्स होते भी है वो आधे समय डाउन रहते हैं, कभी चलते नहीं है, और ये लोगों की समझ से तो बहुत ही परे है। सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू। अब आते हैं रूरल बैंकिंग पे, जो आंकड़ा 1990 में 60% रिमोट एरियाज कवर कर रहा था, वो आज घटकर 29% हो गया है। बैंक्स के नेशनलाइजेशन के बाद ग्रामीण बैंक्स का शेयर 1969 में 18% से बढ़कर 1990 तक 60% तक पहुंच गया, लेकिन रीसेंट ईयर्स में ये फिर से घट के अब सिर्फ 29% रह गया है। गांव में क्रेडिट यानी लोन्स पहले 1995 में 50% से ज्यादा थे, लेकिन 2024 में घटकर 38% हो गए हैं। और इसके मुकाबले शहरों और मेट्रोज में क्रेडिट बढ़ता जा रहा है। और जब रिलायबल बैंकिंग दूर चली जाए तो लोगों के पास क्या चारा बचता है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हमें ये बता रहा है कि हमारे देश के गरीब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों के लिए हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन्स ले रहे हैं। जो लोग प्रॉपर बैंकिंग चैनल से लोन ले रहे थे उनकी संख्या 4.2% से कम हुई, और इस वजह से लोग
NBFC से लोन ले रहे हैं जहां पैसा तो इंस्टेंटली मिल जाता है पर इज्जत और प्राइवेसी छिन जाती है। ये है आज के मॉडर्न डे साहूकार। इनके सामने गल्ला नहीं है, बस ये लैपटॉप खोल के बैठे हैं। जितनी पब्लिक बैंकिंग कम उतनी शेडी प्राइवेट लेंडिंग ज़्यादा। जितनी फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी घटेगी उतने ही लोग डेस्परेट होंगे। अब ये लोग कौन हैं जिनकी डेस्परेशन का फ़ायदा NBFCs छोटे छोटे लोन देकर उठाती है? मल्हर नामक एक महिला संस्था के साथ सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ने एक स्टडी की। उन्होंने पाया कि 1/4 लोगों की फैमिली इनकम 5,000 रुपए से कम है। ये बहुत चिंताजनक बात है। अगर ये लोग हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स लेंगे तो डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। इस सर्वे के हिसाब से 63% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 10,000 से कम है। ये स्टडी हमें फिर से बताती है कि ये लोन संपत्ति बनाने के लिए या कारोबार चलाने के लिए नहीं, ये लोन रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए लिए जाते हैं, जैसे कि घर का राशन, हॉस्पिटल बिल, बच्चों की स्कूल फीस, ऐसे कारणों के लिए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 30% लोगों ने अपने घर के गहने जो ऑलरेडी गिरवी है उसे छुड़वाने के लिए लोन लिया है। वही माँ के कंगन, पर इस बार बिरजू बदला नहीं लेता, वो बस एक और लोन ले लेता है, क्योंकि लाला में RBI को कोई मक्कार नहीं, बस फ्री मार्केट नजर आता है। अगर आप RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत में हाउस होल्ड लोन्स किस तरह बढ़ रहे हैं। और हम वापस कह रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कारोबार, घर बनाने के लिए नहीं, ये रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए लिया जा रहा है। अब इस लेवल के डेस्परेशन से ही पैसा कमाने मार्केट में उतरती है ये प्राइवेट कंपनीज और NBFCs, और जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर सराहा जा रहा है। इंटरेस्ट रेट पे इनको RBI से खुली छूट है और लोन वसूलने के तरीके पे सरकार पूरी तरह म्यूट है। लेकिन एक तरफ गरीब आदमी को प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू लोन नहीं मिल रहा है और दूसरी जगह प्राइवेट बैंक्स अमीर लोगों का लोन राइट ऑफ पे राइट ऑफ किए जा रही है। You could help your rich friends get richer by cutting their taxes and bailing them out when they gamble and lose. जिस रफ्तार से सुसाइड और हरासमेंट केसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते कई स्टेट्स ने अपने लॉज बनाने की कोशिश की है, जैसे MFI और NBFCs के गंदे रिकवरी प्रैक्टिसेस को रोक सके। ये अच्छी बात है। मनी लेंडिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, पर 2022 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है जिन NBFCs को RBI रेगुलेट कर रहा है उनको सिर्फ RBI ही रेगुलेट कर सकता है और स्टेट्स अपने लॉज NBFCs के खिलाफ नहीं बना सकते। कोई स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लॉज बनाएं, पर इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के चलते वो अपने लॉज नहीं बना पा रहे। खैर, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और वो इस मामले में कुछ ठोस कदम उठाए। सरकार कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता जिससे बड़े कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान हो। ये पूरे मामले से शरद जोशी का एक व्यंग याद आता है कि सरकार विकास के लिए ठोस कदम तो उठाना चाहती है, पर वो कदम इतने ठोस है कि वो उठ ही नहीं पाते। एक तो हमारी कंट्री में लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। गांव में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ब्रांचेस कम होने से आम लोगों के लिए क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी भी घटती जा रही है और इसी मार्केट गैप का फायदा NBFCs उठा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ये लोगों ने लोन लिया क्यों, ये विक्टिम ब्लेमिंग है। अब इसमें विक्टिम को दोष देना बहुत आसान है। ये तो वही बात हुई कि एक अमीर ज़्यादा अपनी गाड़ी लेके फुटपाथ पे सो रहे लोगों पे चढ़ा देता है और सवाल ये उठाया जाता है कि ये लोग फुटपाथ पे क्यों सो रहे थे। क्या फुटपाथ सोने के लिए बना है? फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। इस एपिसोड को ख़त्म करने के लिए मैंने अपने एक दोस्त से 4 लाइनें उधार लिया। वो जो खून से भरी हुई नदी के नगर का निज़ाम है, कातिल के दलालों में उस ये पैतरा अब आम है। कोई भी हो आपदा, कैसा भी अफसर रहे, हर दफ़ा अब लाश पर ही खून का इल्ज़ाम है।